everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing great and you will be happy and healthy at your home. I am आयुषी शर्मा एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट टॉपिक को। फंडामेंटल राइट्स की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक एंड एसेंशियल राइट्स होते हैं जो सभी इंडिविजुअल्स के लिए किसी भी स्टेट में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उनकी पर्सनल लिबर्टी और उनकी फ्रीडम को मेंटेन करके रखते हैं, एज वेल एज वो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको भी इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। इन अदर वर्ड्स, वो स्टेट की आर्बिट्रेरी पावर्स को और वहाँ पे डेस्पोटिक रूल इस्टेब्लिश ना हो उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। राइट, फंडामेंटल राइट्स को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अडॉप्ट किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में यहाँ पे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में हुआ था उसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटा के उसको लीगल राइट में ऐड कर दिया था अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिटीजन को प्रोवाइड होते हैं, एज वेल एज कुछ ऐसे होते हैं जो फॉरेनर्स को भी प्रोवाइड होते हैं। सेकंड फीचर इज़ कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये ही सुप्रीम है। थर्ड ये है कि फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने इन्हें ऐड किया है, दैट मीन्स अगर इनका कोई भी वायलेशन होता है तो वो पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जा सकता है और उसके लिए जस्टिस डिमांड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर इसका ये है कि नेशनल इमरजेंसी में इनको कर्टेल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है, अगर नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो आर्टिकल 20 और 21 एक्सेप्शन है, उन दोनों को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैं एक एडिशनल फैक्ट ऐड करना चाहती हूँ। फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही एट्रीब्यूट को वर्क करता है। जैसे अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स सभी इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को सेफगार्ड करता है, उनकी फ्रीडम को इंश्योर करता है। सो ये बहुत सारे उन्हें प्रिविलेजेस देता है किसी भी स्टेट के सभी इंडिविजुअल्स को। सो इस तरह से ये वर्क करता है एज अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट। साथ ही साथ ये स्टेट की जितनी भी पावर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्शन उनको प्रोवाइड करता है, उन पे लिमिट करता है। तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव एट्रीब्यूट की तरह भी देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने राइट्स से। सबसे पहले आर्टिकल 12 से बात करते हैं। आर्टिकल 12 में एज सच कोई फंडामेंटल राइट मेंशन नहीं है, लेकिन पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है उसके केस में स्टेट की क्या डेफिनेशन होगी वो इसमें इंश्योर होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टेट की डेफिनेशन हर पॉइंट वाइज डिफरेंट होती है। ये वाली जो डेफिनेशन मैं बताने वाली हूँ ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही वैलिड है। सो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को कि स्टेट में सबसे पहले पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट आएगी। सेकंड पॉइंट आएगा कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी स्टेट लेजिस्लेशन आएगा। थर्ड इसमें लोकल अथॉरिटीज़ आती हैं। अगर हम रूरल की बात करें तो पंचायती राज, अर्बन की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज़। उसके बाद फोर्थ कोई अदर, चाहे वो लीगल है चाहे वो नॉन लीगल है, कोई भी अथॉरिटी होगी वो भी इसमें आएगी, स्टैट्यूटरी या अनस्टैट्यूटरी। दैट मीन्स कोई LIC या इंश्योरेंस वाली जो कॉर्पोरेशंस होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट मैं ऐड करना भूल गई थी कि ये फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइड होते हैं, लेकिन किसी किसी केस में एक्सेप्शन है कि ये प्राइवेट एंटरप्राइज के अगेंस्ट भी प्रोवाइड होते हैं। आर्टिकल 13 बोलता है अगर कोई भी लो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वॉइड हो जाएगा, वो नलीफाई हो जाएगा। अब ऐसा करेगा कौन डिसाइड करेगा कि ये लो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं या नहीं? तो इसमें तो हमारी जुडिशरी काम आती है। जुडिशरी मीन्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस काम को करते हैं। वो जुडिशल रिव्यू को यहाँ पे वो काम वर्क में आता है। वो जुडिशल रिव्यू की पावर को यूज़ करते हैं और वो देखते हैं कि लो फंडामेंटल राइट को वॉइड कर रहा है कि नहीं। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली बोल रहा है रिट्स के बारे में। राइट, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है एज अ जुडिशल रिव्यू। वो देखता है कि फंडामेंटल राइट तो यहाँ पे वायलेट हो रहा है तो फिर वो उसके अंडर वहाँ पे वर्क करता है। और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स अगर कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी इंडिविजुअल का वायलेट होता है किसी भी लॉ की वजह से। सो बेसिकली आर्टिकल 13 जुडिशल रिव्यू की बात करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। ये अंडर आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक कवर करता है। इसका मेन फोकस तो इक्वालिटी है, लेकिन अलग अलग क्लोजेस कुछ डिफरेंस करके अलग अलग बातें बोलती है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14
कवर करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों ही इक्वल लॉ सभी इंडिविजुअल्स के लिए डिमांड करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना सा है कि एक हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, एक यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो नेगेटिव एट्रीब्यूट शो करता है, और जो दूसरा है प्रोटेक्शन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट शो करता है। जो फर्स्ट है क्लोज, वो ये बोलता है कि सारे इंडिविजुअल्स इक्वल ट्रीट होंगे, उनके लिए जितने भी लोग हैं वो सभी के लिए इक्वल होंगे, उन्हें अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा। और जो दूसरा क्लोज है वो ये बोलता है कि सभी इंडिविजुअल्स डिमांड कर सकते हैं किसी भी लॉ को अपने ऊपर इम्प्लाई करने के लिए, या जो भी लोग हैं वो सभी के लिए अलग होंगे, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए इक्वल होंगे और वो डिमांड कर सकते हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को, किसी भी तरह के नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो ऑब्वियसली किसी भी ग्राउंड पे प्रोहिबिट होता ही है, लेकिन फंडामेंटल राइट तो सिर्फ 5 ग्राउंड पर ही प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। फर्स्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो वो फंडामेंटल राइट के अंदर ही उसको वायलेट करता है। आर्टिकल 16 बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबके लिए इक्वल होगी, उसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे अगर कोई भी कंपनी है वो ये नहीं बोल सकती कि अगर किसी की कास्ट ये है तो हम उसको नहीं लेंगे, या फिर पर्टिकुलर कास्ट वाले हम बंदे को एम्प्लॉय करेंगे अपनी कंपनी के अंदर, या हम विमेन को लेना चाहते हैं, मैन को नहीं लेना चाहते, और मैन विमेन जेंडर के केस में। और जो मैंने 5 ग्राउंड बताए हैं उसके बेसिस पे ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 17 प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को और उसकी प्रैक्टिसेस को। आई नो ये ऐसा लगता होगा कि आज के टाइम में अनटचेबिलिटी का तो केस है ही नहीं, तो फंडामेंटल राइट में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर हम रूरल केस में देखें, अगर इसको हम ग्राउंड लेवल पे देखें, तो अनटचेबिलिटी आज भी हमारी इंडिया कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है जहाँ पर वहाँ पे प्रिवेल करती है, तो इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 हमारा कोई भी स्पेशल टाइटल को एबॉलिश करता है, उसको मना करता है। हाँ, एक्सेप्शन है मिलिट्री, जैसे मिलिट्री में ब्रिगेडियर और कैप्टन होते हैं, उनको अगर कोई भी टाइटल दिया जाता है तो वो वैलिड है, वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है। एज वेल एज अकेडमिक्स में, लाइक आपने PhD की है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो ये कोई भी ऐसा नहीं है कि वो प्रोहिबिट कर रहा है या फिर वो नलीफाई कर रहा है फंडामेंटल राइट को। लेकिन इनके अलावा मिलिट्री और अकेडमिक को छोड़कर, इन एक्सेप्शन को छोड़कर कोई भी स्पेशल टाइटल किसी को भी नहीं दिया जाएगा। तो ये तो थे हमारे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में डील करता है। आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम देता है 6 ग्राउंड्स पर। सबसे पहले है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, प्रोफेशन, मूवमेंट एंड वहाँ पर रिसाइड करना। तो इनके नाम से ही वैसे हो गया होगा कि ये फ्रीडम बोलता है कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से करता है, अपना ओपिनियन रख सकता है, वो कहीं पे भी मूव कर सकता है, घूमने जा सकता है, वहाँ पे वो रह भी सकता है, वहाँ पे कोई भी अपना प्रोफेशन कर सकता है, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। और अगर किसी के पास आर्म्स नहीं है वो पीसफुली कलेक्ट भी हो सकते हैं, असेंबल भी हो सकते हैं। और जो थर्ड था क्लोज, वो है एसोसिएशन। अपना कोई भी एसोसिएशन कर सकते हैं, NGO स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, मेन चीज़ ये है उनका जो मोटिव होगा वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, सोशल वेलफेयर को देखते हुए होना चाहिए। पता है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे मूवमेंट की बात करते हैं, मैंने बोला हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल कहीं भी जा सकता है बेसिकली, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है। बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो नहीं चाहते कि बाहर से इंडिविजुअल हमारा है, उन्हें ऐसे हार्म होता है, उनके नॉर्म्स को, उनकी चीज़ों को, वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो उस पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं कि कोई फॉरेनर्स इस एरिया में नहीं जा सकता, राइट। इस एरिया में कुछ रिजर्व्ड एरियाज़ होते हैं, बॉर्डर के पास के कुछ रिजर्व्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे आप रिसाइड नहीं कर सकते, तो एक्सेप्शंस होते ही होते हैं, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 किसी भी इंडिविजुअल ने कोई ऑफेंस उसने कन्विक्ट किया है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब आप बोलोगे किसी ने ऑफेंस किया है वो तो एक क्रिमिनल है, आप उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो फंडामेंटल राइट के अंदर, ये तो गलत है। लेकिन मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि क्या डील करता है आर्टिकल 20। सपोज़ आपने एग्ज़ाम में चीटिंग की है और आपको ये कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी ये रूल कर देती है कि किसी ने जिसने चीटिंग की है ना, अब उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, उसका एग्ज़ाम आप पोस्टपोन करवा दोगे या फिर बाद में अलग से होगा, ठीक है। तो ये आपको लगेगा हाँ ये तो जस्ट एंड फेयर है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ यूनिवर्सिटी ने ये बोला है जिसने चीटिंग की है ना उसका पूरा सेमेस्टर ही नलीफाई हो जाएगा, उसको दोबारा से पूरा अपना सेमेस्टर करना पड़ेगा, तो ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। तो इसी तरह से कुछ मिलता जुलता है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ये बोलता है किसी भी इंडिविजुअल ने अगर कोई ऑफेंस किया है, सपोज़ आज किसी ने
कोई ये रूल बनाया है कि ऐसे होगा इस ऑफेंस में, तो वो आगे चलेगा, दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव। तो ये प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इनको डिफाइन करता है, बेसिकली इन पे ही करता है, इनका मतलब समझते हैं। सो प्रोस्पेक्टिव वो होता है कि लॉ आपने बनाया है किसी भी के लिए कि कोई पनिशमेंट रखी है कुछ भी, तो वो आगे के जो क्राइम होगा वो करेगा। लेकिन आपने जैसे आज लॉ बनाया और आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं चला सकते। जैसे आपने आज कोई लॉ बनाया किसी भी ऑफेंस के लिए, सपोज 2024 में, और किसी ने 1990 में वो ऑफेंस किया हुआ है, तो आप उस इंडिविजुअल को उस लॉ के अकॉर्डिंग पनिश नहीं कर सकते कि अब ये लॉ है और पहले इसने ये किया था तो हम आज के पनिशमेंट उसको उस टाइम पे देंगे, ऐसा नहीं होता। प्रोस्पेक्टिव ही चलता है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं चलेगा। ये फंडामेंटल आर्टिकल 20 बोलता है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, ये तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में सुना ही होगा। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, आपको जीने का हक है, आपकी पर्सनल लिबर्टी का हक है, आपकी पर्सनल लिबर्टी को वायलेट नहीं कर सकते कोई भी। ये दोनों ही सिटीजन को भी प्रोवाइड होता है, ये नॉन सिटीजन को भी प्रोवाइड होता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 को कवर करते हैं, तो आपने सोचा होगा कि ये 4 आर्टिकल्स को कवर करते हैं, लेकिन बेसिकली ये 5 आर्टिकल्स को कवर करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21A भी इसमें एक ऐड है। तो वो बात करता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो वो किसी भी स्टेट में एज 6 से लेके एज 14 के चिल्ड्रन को एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी होना इंश्योर करता है। तो आर्टिकल 21A सभी बच्चों को एज 6 से लेके 14 में उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड होगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ आर्टिकल 21A। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? आर्टिकल 22 डील करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला केस, उनको प्रोटेक्ट करता है। अब अरेस्ट एंड डिटेंशन में क्या हो सकता है, सपोज करो किसी को आपने अरेस्ट कर लिया है, चाहे वो पनिटेटिव हो चाहे वो प्रिवेंटिव हो। अब ये 2 टर्म्स क्या होते हैं, इनको पहले समझ लेते हैं। प्रिवेंटिव वो होता है अगर आपको या किसी पुलिस को या किसी को अगर ये शक है कि ये कुछ भी ऑफेंस करने वाला है, तो हम पहले से उसको अरेस्ट कर लेते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेथड, मतलब उसको प्रिवेंट करने से, उस कमिट करने से उस ऑफेंस को। और एक होता है पनिटेटिव, जिसने वो ऑफेंस कर लिया है और हमने उसको अरेस्ट किया है एज अ पनिशमेंट, उसको पनिश करने के लिए। तो ये दोनों ही केस में बात करता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 बोलता है किसी को हमने अरेस्ट कर लिया है तो उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं, उसके राइट्स उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं, उसको इंश्योर करना होता है कि ये राइट्स फुलफिल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया है तो आपके पास राइट है, जो जैसे अगर कोई मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करवा सकते हो। आपको ज़्यादा टाइम के लिए आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है, सपोज़ 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकता है अगर उसकी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई हो। आपको जानने का ये हक है कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। ऐसे ऐसे और भी लॉज मेंशन हैं, तो वो राइट्स आपको किए जाते हैं, किसी भी इंसान को किए जाते हैं जिसको अरेस्ट किया हुआ होता है। करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि 2 आर्टिकल्स के अंडर कवर होता है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी ह्यूमन को फोर्सफुली आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो या उसको आप हज़ार्डियस सिचुएशन में काम करवा रहे हो तो वो आपका गलत है, उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। या फिर वो किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है कि उसको आप फोर्सफुली एम्प्लॉय नहीं कर सकते कहीं भी अपनी कंपनी में, या उससे आप ज़बरदस्ती कुछ काम नहीं करा सकते, या आप उसको गलत सिचुएशन में, उसको हज़ार्डियस सिचुएशन में, या आप 24 आवर्स 20 आवर्स उसको बिना रेस्ट किए, उसको बेसिक अमेनिटीज़ ना दिए हुए आप उसको काम करा रहे हो, तो वो आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। आर्टिकल 24 एक्सप्लॉयटिव का ही है, ये बात करता है बेसिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड कि आप चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। आप 14 एज से कम के बच्चों को, या अभी एज चेंज होती रहती है, तो आप उन बच्चों को जो एज स्पेसिफिक की गई है पार्लियामेंट ने, आप उनके अंडर उन बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो और उनको आप फोर्सफुली काम नहीं करा सकते हो। या अगर एज भी क्रॉस है तो अगर वो बच्चे हैं तो आप उनको एमिनिटीज़ कुछ होती हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, आप उनसे ज़्यादा वर्क आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट राइट की, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 को कवर करता है, 4 राइट को। सबसे पहले है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में सभी इंडिविजुअल्स को ये फ्रीडम होती है कि वो कोई भी रिलीजन को कन्फेस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपगेट भी कर सकते हैं। आर्टिकल 26 बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल कैसा भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है अपने आप में। आर्टिकल 27 बोलता है कि आपको, अगर आप कोई भी टैक्स
आपको अगर कोई टैक्स इम्पोज करता है आपके ऊपर तो वो गलत है। मतलब अगर आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाहते हो, उसको आप बढ़ावा देना चाहते हो, आप उसको एक तरह से वाइड स्प्रेड कर रहे हो, लोगों को उसके बारे में जागरूक कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरह का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और आर्टिकल 28 ये बोलता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, सपोज करो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और आप देखते हो किसी भी रिलीजन का कुछ भी वहाँ पे प्रोपगेशन हो रहा है, या आपको कुछ भी उस रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पे वर्शिप हो रही है, या कुछ भी हो रहा है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो आपकी चॉइस है कि आपको उसको अटेंड करना है या नहीं। वो कंपलसरी नहीं होगा। सपोज़ आपने कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोल किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसकी क्लासेस अटेंड करते हो, और आपको लगता है कि आज क्लासेस में कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपगेट किया जा रहा है, तो आप वहाँ से आ भी सकते हो, इसमें आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, ये आपकी फ्रीडम है। अब बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि कवर करते हैं आर्टिकल 29 एंड 30। ये दोनों जो आर्टिकल हैं बेसिकली माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, उनको फंडामेंटल राइट बेसिकली उनको इंश्योर करते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं, उनको सेफ गार्ड करते हैं। कैसे? ये तो आपको मानना पड़ेगा कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो बहुत माइनॉरिटी में हैं, उनकी अलग स्क्रिप्ट है, उनका लैंग्वेज अलग है, उनके नॉर्म्स अलग हैं, उनकी वैल्यूज़ अलग हैं, तो उनको तो अलग से सेफ गार्ड दिया जाना चाहिए ना। वरना जो मेजॉरिटी में है, जो हिंदी स्पीकिंग है, या जो मेनली ऐसी लैंग्वेज है जो ज़्यादा लोग उसको मानते हैं, तो वो तो माइनॉरिटी की वैल्यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो उनको बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स का, उनकी नॉर्म्स का, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो माइनॉरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए हम बात करते हैं 29 आर्टिकल की। 29 आर्टिकल यही बोलता है जो मैंने अभी बोला, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट और उनके कल्चर को सेफ गार्ड करना, ठीक है। और आर्टिकल 30 बोलता है कि माइनॉरिटी को ही वो सेफ गार्ड करता है, या उनको एम्पावर करता है कि वो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना अलग से कर सकते हैं। आर्टिकल 32 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपको इतने सारे आर्टिकल्स बताए हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आप एक बात सोचो, अगर इन सब का वायलेशन होता है, इन सबको अच्छे से सेफगार्ड नहीं किया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो क्या होगा? तो आर्टिकल 32 इसकी ही बात करता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो आर्टिकल 32 इस तरह से एक क्यूरेटिव वे में हेल्प करेगा। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो रिट्स इशू करें। रिट्स मतलब वो जुडिशल रिव्यू करेंगे कि हाँ, एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, और वो उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 32 में अंडर आर्टिकल 32 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। अब बहुत 5 तरह के रिट्स होते हैं: हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरियोसरी एंड क्यो वारंटो। इनको मैं डिटेल्स में एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके लिए एक अलग वीडियो डिमांड होती ही होती है, उसमें ही मैं इसको अच्छे से कवर कराऊंगी। अब इसके बाद ना 3 छोटे छोटे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बचते हैं, जो कि आर्टिकल 33, 34 एंड 35। इनको भी ब्रीफ में देख लेते हैं। आर्टिकल 33 बोलता है कि जो मिलिट्री है, जो आर्मी फोर्सेस हैं, वो ना एक्सेप्शन की तरह काम करते हैं, तो गवर्नमेंट ना उनको एक्सेप्शन की तरह लेती है, उन पे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। अगर कोई मिलिट्री है तो ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है, ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शन होता है। आर्टिकल 34 ये बोलता है कि अगर किसी भी स्टेट में, बेसिकली इन केस ऑफ इंडिया, ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि वो आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेररिज्म हो चुका है, तो वो मिलिट्री पावर ना इस्टेब्लिश हो जाती है स्टेट में। तो आर्टिकल 34 यही बोलता है कि वो मिलिट्री पावर हो जाती है ना, तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स तो बिल्कुल नलीफाई हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 ये बोलता है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी लॉ अगर बनेगा, उसको अमेंड करना है, या कुछ भी अलग ऐड करना है, या कुछ भी हटाना है, कर्टेल करना है, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है। स्टेट के पास, किसी और स्टेट लेजिस्लेटिव के पास, असेंबली के पास, किसी और के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ भी अमेंड वगैरह कर सकें, ठीक है। तो ये बोलता है हमारा आर्टिकल 35। अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स का, जो लास्ट एक छोटा सा टॉपिक होता है कि इसकी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। अब जैसे मैंने आपको इतने सारे फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, इस तरह से एक्सप्लेन किए हैं फंडामेंटल राइट्स की, आपको क्रिटिसिज्म तो दिख ही क्या होगा। सबसे पहले तो यही कि इतने सारे लिमिटेशंस दिए गए हैं। अब अगर आपने किसी को फंडामेंटल राइट को दिया हुआ है, आप ये बोलते हो कि सभी इंडिविजुअल्स को है, साथ ही साथ आप इतने सारे आपने लिमिटेशंस लगाए हुए हैं, तो एक तरह से क्रिटिक्स ही है इसका। दूसरा, कोई परमानेंसी नहीं है, नेशनल इमरजेंसी में इसको हटा दिया जाता है, रेमेडीज़ की इतनी अच्छी नहीं है, इतना ज़्यादा डिले हो जाता है प्रोसेस, और बहुत सारे ऐसे इसके लिमिटेशंस भी हैं।
सो आई होप इसमें आपको फंडामेंटल राइट क्लियर हो गया होगा। जो मैंने बीच में कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं उसका रीज़न ये है कि उसकी एक अलग सी वीडियो बनेगी, क्योंकि वो डिटेल में कवर होना मस्ट है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।